सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए, विद्या की देवी सरस्वती को नमन करते हुए, तो दोस्तों आज का हम वीडियो शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी भैया बहनजियों का हमारे यूट्यूब चैनल खुराना स्टडी पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत साधुवाद। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो है राजस्थान का जो नदियों का अपवाह तंत्र है उसका पार्ट नंबर 2 आप लोगों के लिए हम बता रहे हैं। एक पार्ट हमने पहले आपको बता दिया है और आज आपका यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के अंतर्गत हमने बात की थी अरब सागर की नदियों के बारे में और अंतः प्रवाही नदियों के बारे में। ये दो टॉपिक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताए थे और आज अपना तीसरा पार्ट है, याद रखेंगे आप लोग, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, यानी कि राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। उन नदियों के बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। और जो नदियाँ हैं उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ। 4 नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। पहली है चंबल, दूसरी है बनास, तीसरी बेडच या आयड़ नदी और चौथी है गंभीर नदी। ये नदियाँ किस स्थल से निकलती है, इनका राजस्थान में विस्तार क्षेत्र क्या है और इनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और किस स्थान पर आकर के वो एक दूसरे में मिलती हैं या उनका संगम होता है, इन सब बातों के बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तब तक के लिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और एक बात और, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स पढ़ने के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल प्रतिदिन देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। पहले नंबर 1 चंबल नदी। तो देखिएगा चंबल नदी की अगर हम बात करें तो चंबल नदी निकलती कहाँ से है, इसका संगम क्षेत्र किस नदी में किस स्थान पर होता है, राजस्थान में इसकी कुल कितनी लंबाई है और इसकी जिस स्थान से निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक गिरती है उसकी कितनी लंबाई है, ज़रा ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को। तो चंबल जो नदी है, याद रखें आप लोग, इसका जो उद्गम स्थल है वो जानापाप की पहाड़ियाँ हैं जो विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से निकलती है। जानापाप की पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी। दोस्तों ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, भाई चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो याद रखेंगे जानापाप की पहाड़ियाँ। इसका जो संगम होता है चंबल नदी का इटावा के अंतर्गत हो जाता है यमुना नदी में। और इटावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है और ये इटावा में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। और ये दोनों नदियों का जब संगम हो जाता है तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो ये इसकी कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर और राजस्थान में मात्र इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर। राजस्थान में केवल 322 किलोमीटर है। अब याद रखिएगा, आपको एक चीज़ और दे रखी है, पुरानी चंबल नदी की अगर हम बात करें, वर्तमान में इसका विस्तार, इसकी लंबाई 151 है, लेकिन प्राचीन समय में इसकी जो लंबाई थी वो 996 किलोमीटर थी और राजस्थान में केवल 135 किलोमीटर थी। ये पुरानी डिटेल्स भी आप लोग याद रखिएगा ज़रा, ठीक है। पुरानी इसकी लंबाई थी 966 किलोमीटर, राजस्थान में 135 और वर्तमान समय के अंतर्गत इसकी लंबाई है राजस्थान में 322 और कुल लंबाई 151 किलोमीटर। ये दोनों ही फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है भाई चंबल नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो ये भी आप लोग याद रखें, चित्तौड़गढ़ में 84गढ़ नामक स्थान से राजस्थान में इसका प्रवेश होता है और यह बहती हुई कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिले से होकर के राजस्थान में से गुजरती है। इस तरीके से इसकी कुल लंबाई 322 किलोमीटर राजस्थान में वर्तमान में है। यदि आपसे चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में पूछा जाए तो ज़रा ट्रिक याद रखेंगे आप लोग। इसकी ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर
बार बार चाकू से मारा। इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी है। चंबल नदी की सर्वाधिक मात्रा में सहायक नदियाँ हैं। और ट्रिक याद रखें, गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। तो जरा पढ़िएगा आप लोग इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं ट्रिक के बाद में। गुंजाली, दूसरी है मेज, तीसरी है मांगली, चौथी है पार्वती, पांचवी है नेबाज या नेवाज, छठवीं है आहू नदी, सातवीं है काली सिंध नदी, आठवीं है छोड़ा पछाड़ नदी, नवीं है परवन नदी, 10वीं है बनास नदी, उसके बाद ब्राह्मणी नदी, और उसके बाद चाकण, कुणु और कुरान, ये 3 नदियाँ हैं याद रखना। और उसके बाद में सीप नदी। तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, ज़रा इनको आप लोग याद रखें, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। जरा आप लोग डायग्राम से देखिएगा कि जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदियाँ ये कहाँ से निकलती है राजस्थान के अंतर्गत, इस पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, ज़रा आप लोग एक बार डायग्राम से देख लीजिएगा, फिर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। एक बार डायग्राम को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसका त्रिवेणी संगम होता है सवाई माधोपुर के अंतर्गत, रामेश्वरम घाट पर होता है, पदरा गांव के अंतर्गत, ठीक है। इस नदी का संगम होता है त्रिवेणी, किस में जाकर के मिल जाती है, बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। इसमें बनास नदी और शीप नदी ये तीनों आकर के मिलती हैं। और यमुना नदी के अंतर्गत इसका संगम होता है इटावा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में। और इस पर 2 बांध बनाए गए हैं। पहला है हैगिंग ब्रिज कोटा के अंतर्गत, और दूसरा है चुलिया जलप्रपात। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, चुलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। और राजस्थान में यह 84गढ़ से प्रवेश करती है और जनापाप की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पठार के वहाँ से। क्लियर, इस तरीके से आप लोगों का ये डायग्राम क्लियर होता है। अब हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ज़रा देखिएगा। इसकी ये सहायक नदियाँ हैं, इसका भी डायग्राम आप लोग देखिएगा एक बार। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी थी मैंने आपको अभी बताया था, और किस जिले से या किस स्थान से इस नदी के अंतर्गत मिलती है, इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम पहले आपको एक नोट दिया गया है, ये नोट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रा आप लोग याद रखें। पहला बनास नदी, तो बनास नदी याद रखें आप लोग, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी के बारे में आपसे पूछा जाए तो कौन सी है, बनास। चंबल की दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी आपसे पूछा जाए तो कौन सी है, काली सिंध। कौन सी है, काली सिंध नदी, जो चंबल की दाईं ओर से मिलती है और सबसे लंबी सहायक नदी है। काली सिंध में आहू के संगम को झालावाड़ के अंतर्गत सामेला कहते हैं। ये प्रश्न आप लोग याद रखें भाई, सामेला क्या है, तो क्या होगा सामेला, काली सिंध में आहू के संगम को झालावाड़ में सामेला कहते हैं, जिसके किनारे सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग बना हुआ है, गागरोन का जल दुर्ग। गागरोन का एकमात्र दुर्ग है झालावाड़ का गागरोन दुर्ग, जो जल में बना हुआ है, किस नदी के किनारे पर, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है, झालावाड़ जिले के अंतर्गत। ये भी दुर्गों से संबंधित प्रश्न है, याद रखें आप लोग। चंबल नदी की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो देखिएगा, चंबल नदी के सबसे पहले उपनाम देखिए, तो इसको 3 उपनाम हैं, इनको ज़रा याद रखें। 3 उपनाम हैं इसके। पहला है शर्मण्णवती, दूसरा है कामधेनु और तीसरा है बारहमासी। राजस्थान की 2 नदियाँ ऐसी हैं जो बारहमासी है, उनमें से चंबल नदी भी एक है, ठीक है। और इस नदी को हम कामधेनु कहते हैं, चंबल नदी को। और कामधेनु एक गाय का नाम भी है, जो राठी गाय है, हरियाणा के पास में पाई जाती हैं। क्लियर, आपसे पूछा जाएगा भाई, चंबल नदी एक बारहमासी नदी है, भारत के अंतर्गत ऐसी कितनी नदियां हैं जो बारहमासी नदियां हैं,
तो याद रखें, पहली है हमारी सिंधु नदी, दूसरी चंबल, तीसरी यमुना और चौथी गंगा। ये 4 नदी भारत की 12मासी नदियां हैं जो वर्ष भर बहती रहती हैं। उनमें चंबल भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्लियर। इसका यदि त्रिवेणी संगम आपसे पूछ लिया जाए कि चंबल नदी का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर होता है और किन किन नदियों का होता है, तो राजस्थान के ये बहुत सारी 3 नदियां हैं, चंबल नदी, बनास नदी और शीप नदी। इन तीनों का संगम होता है दोस्तों रामेश्वरम घाट, पदरा गांव में, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक रामेश्वरम घाट है सवाई माधोपुर जिले में और उसका भी एक गांव है पदरा गांव, जिसके अंतर्गत चंबल, बनास और सीप नदी का त्रिवेणी संगम होता है। अब बात करते हैं हमें इसके प्रपात की। तो चुलिया जलप्रपात बना हुआ है, इस पर एक चुलिया जलप्रपात बना हुआ है जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चंबल नदी पर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जरा याद रखें आप लोग, कितना है, 18 मीटर ऊंचा है। कुल इसकी ऊंचाई 18 मीटर है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है, चुलिया जलप्रपात। आगे बात करते हैं, अगला ब्रिज है अपना हैगिंग ब्रिज। कौन सा है? हैगिंग ब्रिज, जो कोटा के अंतर्गत स्थित है और चंबल नदी पर है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर लंबी है, 1.5 किलोमीटर लंबी है। क्लियर। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ और पॉइंट बता रहा हूँ। गोडावन प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? जैसलमेर और जोधपुर में। विक्रमशिला अभ्यारण्य बिहार के अंतर्गत, जिसमें गांगे सूस के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और ये हैगिंग ब्रिज है वो राजस्थान का एकमात्र ब्रिज ऐसा है जो हैगिंग है, लटकता हुआ ब्रिज है। ठीक है। चंबल नदी में एक संरक्षित जीव अभ्यारण्य भी बनाया गया है, जिसमें घड़ियाल, गांगेसूस यानी डॉल्फिन एक मछली है, सबसे बुद्धिमान मछली है डॉल्फिन, वो पाई जाती है। और उदबिलाव भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। चंबल अभ्यारण्य के अंतर्गत चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाली नदी है, जिसके कारण उत्कात भूमि का निर्माण होता है। आपसे यही पूछा जाएगा एग्जाम में, भाई उत्कात भूमि का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है जो सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन का निर्माण करती है? तो वो है हमारी चंबल नदी, जिसको हम बीहड़ भूमि या डांग प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इस डांग प्रदेश का विस्तार आप लोग याद रखें, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन 3 जिलों के अंतर्गत आता है। क्लियर। जहां पर ऊबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है। आगे बात करते हैं हम चंबल नदी की कुछ बांध परियोजनाओं की। तो जरा देखिएगा, चंबल नदी पर बहुत सारी बांध परियोजनाएं हैं। इनमें चंबल में 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया था। पहले चरण में 2 बांध बनाए गए थे, जरा याद रखें आप लोग। पहला है गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में है। दूसरा कोटा बैराज बांध, जो कोटा के अंतर्गत स्थित है। और दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, जो चित्तौड़गढ़ में है। और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध बनाया गया, कोटा डैम जिसको बोलते हैं, और ये कोटा बूंदी में स्थित है। इस तरीके से ये राजस्थान की कुल 4 सिंचाई परियोजनाएं थी। 3 चरणों के अंतर्गत 4 बांधों का निर्माण किया। आप इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर। इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाएगा, ये नोट लगाइएगा आप लोग, गहराई वाले क्वेश्चन है कि चंबल नदी में अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे भारत के जिसकी अस्थियों का विसर्जन चंबल नदी में किया गया था, कोटा नामक शहर में। क्लियर। अब देखिएगा, इन परियोजनाओं के बारे में ज़रा विस्तार से पढ़ते हैं हम लोग। पहले चरण के अंतर्गत 2 बांधों का निर्माण किया गया था। चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबी भी है, इसका विस्तार काफ़ी, इतिहास बहुत बड़ा है।
ज़रा आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं आपको नोट्स भी टेलीग्राम पर दे दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से पढ़ सकते हैं आप लोग। समझ में नहीं आए तो मुझे आप लोग कॉल करके बताइएगा। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, ज़रा नोट कीजिए, ठीक है। आप इस नंबर पर कॉल कर करके किसी भी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। राजस्थान जीके और साइकोलॉजी के लिए भी, साइकोलॉजी और राजस्थान जीके के मैं आपको हैंडराइटिंग नोट्सों के माध्यम से क्लास लेता हूं। ज़रा आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर करें वीडियो को। बात करते हैं, हम चलते हैं अपनी वीडियो के साथ में। तो देखिएगा, पहले चरण के अंतर्गत 2 बांध बनाए गए थे, पहला गांधी सागर बांध और दूसरा कोटा बैराज। गांधी सागर बांध से बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो कहाँ स्थित है, तो मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल नदी पर प्रथम चरण में राजस्थान से बाहर बनाया हुआ एकमात्र बांध है गांधी सागर बांध, जो फिलहाल में मध्य प्रदेश में है। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि भाई चंबल नदी पर प्रथम चरण में राजस्थान से बाहर बनाया गया एकमात्र बांध कौन सा है, तो उत्तर होगा आपका गांधी सागर बांध, जिस पर विद्युत उत्पादन किया जाता है 23 मेगावाट प्रत्येक यूनिट में और 5 यूनिट बनाई जाती है यहाँ पर। तो कुल टोटल 115 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। प्रत्येक यूनिट में 23 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है और कुल 5 यूनिट है यहाँ पर, जिसमें कुल मिलाकर के 115 मेगावाट यूनिट विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला है अपना कोटा बैराज बांध। ये प्रथम चरण में बनाया गया था कोटा बैराज, जो कोटा के अंतर्गत स्थित है और इसे चंबल का सिंचाई बांध भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा सिंचाई किस बांध से होती है, कोटा से होती है। चंबल नदी पर बनाया गया, जहाँ सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं राजस्थान में। याद रख लें आप लोग, पहली एक नहर तो बाईं तरफ से निकाली गई जो कोटा और बूंदी के लिए सप्लाई करती है, और दूसरी दाईं ओर से निकाली गई है जिसमें कोटा, बारा और मध्य प्रदेश के लिए सिंचाई करती है। इसमें 14 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं, 8 तो अपनी कोटा और बारा में है और 6 लिफ्ट नहरें जो हैं अपनी मध्य प्रदेश में है। ये सारी डिटेल्स आप लोग कन्फर्म याद रख लें, ये सारी डिटेल आप लोग कन्फर्म याद रख लें। एग्जाम में प्रश्न कैसे भी पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप लोगों ने ये नोट्स एक बार राजस्थान जीके के पढ़ लिए तो मैं मानता हूँ आपकी ज्योग्राफी तो यूं ही चुटकियों में याद हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं आएगी। मैं आपके साथ हूँ, आप लोग ज़रा हमारे यूट्यूब चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। सेकेंड चरण के अंतर्गत यहाँ पर एक बांध का निर्माण हुआ था जिसे राणा प्रताप सागर बांध कहते हैं, और ये राणा प्रताप सागर बांध है, याद रखें आप लोग, चित्तौड़गढ़ में है। और राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना अगर आपसे पूछी जाए तो वो यही राणा प्रताप सागर बांध परियोजना है, राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना। इसे रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र को जलापूर्ति करने के लिए निर्मित किया गया था, जिससे विद्युत उत्पादन 43 मेगावाट का होता है प्रत्येक यूनिट में, और इसमें 4 यूनिट बनाई गई थी। प्रत्येक यूनिट से 43 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होता है और कुल मिलाकर के 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन राणा प्रताप सागर बांध से किया जाता है। क्लियर। तीसरे चरण में जवाहर सागर या कोटा बांध का निर्माण किया गया था और यह कोटा बूंदी जिले में स्थित है। इसमें 3 यूनिटों में विद्युत उत्पादन किया जाता है। प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत 33 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है और कुल विद्युत उत्पादन इसका 99 मेगावाट का होता है। आपसे पूछा जाएगा भाई, विद्युत उत्पादन के बारे में प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं कि जवाहर सागर जो कोटा डैम परियोजना है उसमें विद्युत उत्पादन प्रत्येक यूनिट में कितना होता है, तो याद रखें 33 मेगावाट, और 3 यूनिट हैं, कुल मिलाकर के तीनों यूनिटों से 99 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। और याद रखें आप लोग, इसे बांध को चंबल का पिकअप बांध भी कहते हैं, इसे बंधा हुआ बांध कहते हैं, पिकअप बांध। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत एक प्रश्न बताया था कि कागदी पिकअप बांध जो है उसके बारे में बताया था, आप लोग वह नहीं समझे।
ठीक है। वो एकमात्र बांध है कागदी पिकअप बांध, वो बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत है। पिकअप बांध का अर्थ होता है दोस्तों बंधा हुआ बांध, बंधा हुआ बांध, ठीक है। और राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर और बाद में पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र नदी आपसे पूछ ली जाए तो वो चंबल नदी ही है। ये लास्ट प्रश्न आपको यहाँ से बनता है कि भाई दक्षिण से उत्तर की ओर सबसे पहले, उसके बाद में पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी जा कर के इटावा में उत्तर प्रदेश नामक राज्य में यमुना नदी में मिल कर के वो बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है, ठीक है। अब अगली नदी है हमारी बनास नदी। दूसरी नदी है बनास नदी। यदि आपसे पूछी जाए तो इसका उद्गम स्थल याद रखें खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जो राजस्थान में है वहां से निकलती है बनास की नदी। इसको वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है, वर्णाशा या वन की आशा, वर्णाशा या वन की आशा, आगे प्रश्न आएगा, या वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिले से निकलती है, क्लियर। और इसका संगम होता है चंबल नदी के अंतर्गत रामेश्वरम घाट में सवाई माधोपुर के पदरा नामक स्थान पर। मैंने आपको बताया था 3 नदियां होती हैं जिनका संगम होता है। पहली है चंबल, दूसरी है बनास और तीसरी है सीप नदी। इन तीनों का संगम होता है दोस्तों पदरा नामक स्थान पर रामेश्वरम घाट पर सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत, क्लियर। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई बनास नदी की लंबाई के बारे में तो 512 किलोमीटर लंबी है, और पुरानी लंबाई यदि आपसे पूछा जाए तो 480 किलोमीटर थी, 480 किलोमीटर थी इसकी पुरानी लंबाई, और वर्तमान समय में 512 किलोमीटर लंबी है। यदि आपसे इसका अपवाद क्षेत्र पूछा जाए तो आप लोग याद रखेंगे ट्रिक मेवाड़ के मैदान में आरबीसी, मेवाड़ के मैदान में आरबीसी। अब आरबीसी का मतलब समझ लीजिए, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। और एटीएम ये मालपुरा करौली का मैदान है, जिसमें अजमेर टोंक और सवाई माधोपुर, ये आप लोग 6 जिले हैं बनास नदी के अपवाद क्षेत्र के राजस्थान के अंतर्गत। अब आपसे सहायक नदियों के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाता है तो ट्रिक आप लोग याद रखें। डाकन, मासी, मेना, डाकन, मासी, मेना, मोर बांडी आम को खा गई। डाकन, मासी, मेना, मोर बांडी आम को खा गई। ये ट्रिक है। यदि आपने इनको रट लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी राजस्थान का अपवाद तंत्र यानी ज्योग्राफी तो मैं आपकी क्लियर करवा दूं। अब आपसे ट्रिक के बाद में इनके नाम याद रखने हैं। तो देखिएगा, डाई नदी, दूसरी है मासी नदी, तीसरी है मेनाल नदी, चौथी है मोरेल नदी, पांचवी है बांडी नदी, छठवीं है आयड़ या बेड़च नदी। आयड़ बेड़च ये दोनों एक ही नदी हैं। इसका नामकरण अलग अलग कैसे हुआ वो मैं आपको जब आ रही है इसके बाद में ये आयड़ नदी ही आएगी, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद में अगली है कोठारी नदी और अंत में है खारी नदी जो बनास की। ये सभी सहायक नदियां हैं, आप लोग याद रख लें, अपने माइंड में फिक्स कर लें इन नदियों को। नोट जहाँ पे भी आपको लिखा आ जाए आप लोग उस प्रश्न को याद रख लें कि बनास की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? खारी नदी है। सबसे लंबी बनास की नदी कौन सी है? सहायक नदी खारी नदी है। एक बार आप लोग सभी इस डायग्राम को देखने की कोशिश करेंगे कि यह डायग्राम क्या कह रहा है। देखिएगा, इस पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, इनका संगम किस जगह पर होता है, इसकी सहायक नदियां किस स्थान से निकलती हैं। इस डायग्राम से आपको क्लियर पता चल रहा होगा। अब मैं इस डायग्राम के आगे बात करूंगा, डायग्राम को विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें संतुष्टि हो
कमेंट यदि आप लोग पॉजिटिव करेंगे तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। यदि आप लोग गलत तरीके से कमेंट करेंगे तो वो आप लोगों की सोच है कि आप लोग किस तरीके का लोगों के साथ में व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को राजस्थान की जी के हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से मैं आपको पूरा ही करवा दूंगा। ये हमने निर्णय लिया है, हमारी टीम ने निर्णय लिया है, ये नोट्स आप लोगों को फ्री अवेलेबल करवा रहे हैं। बच्चे तो बहुत से कोचिंग वाले इन नोट्सों को पैसों के माध्यम से सेल करते हैं, लेकिन हम आपको टेलीग्राम लिंक पर फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखिएगा, मैं इस डायग्राम को आगे विस्तार से बता रहा हूँ। तो इस बनास नदी के आप लोग नाम याद रखें। इस बनास नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला याद रखें, बन की आशा। इंग्लिश में नाम पूछा जाए तो याद रखें होप ऑफ द फॉरेस्ट, यानी वन की आशा या वर्णाशा या वशिष्ठी नदी। इसके 3 नाम आप लोग याद रख लें, ठीक है। आगे इसका त्रिवेणी संगम आप लोग याद रखें। इसका त्रिवेणी संगम भी होता कहाँ है, किस स्थान पर होता है, तो जरा याद रखें आप लोग। इसके 2 त्रिवेणी संगम है, 3 त्रिवेणी संगम है। इस नदी के 3 त्रिवेणी संगम है। सबसे ज़्यादा संगम बनाने वाली एकमात्र नदी, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है, बनास नदी है। इसके 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। पहला बनता है बेगोद भीलवाड़ा में। कौन कौन सी नदी है, बनास, बेडच और मेनाल, ये 3 नदियां बेगोद भीलवाड़ा जिले में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। प्रश्न ये काफी बार पूछा गया है। अगला संगम है राजमहल, टोंक जिले में बनाती हैं बनास, खारी और डाई नदी। ये राजमहल टोंक के अंतर्गत बनास, खारी और डाई नदी बनाती है। उसके बाद रामेश्वरम में भी एक जो सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम होता है, जिसमें बनास, चंबल और सीप नदी अपना त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये तीनों ही पॉइंट आप लोग याद रख लें। पहला बेगोद, दूसरा राजमहल टोंक और तीसरा रामेश्वरम सवाई माधोपुर। कौन कौन सी नदियां संगम बनाती हैं वो भी आप लोग याद रखें, क्योंकि कंफ्यूज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो आप लोग, क्लियर। चलिए, अब बनास नदी पर बनने वाले जो बांध कौन कौन से हैं, उन परियोजनाओं के बारे में ज़रा आप लोग देखिएगा। पहला बीसलपुर बांध परियोजना, ये टोंक जिले में है, बनास नदी पर। उसके बाद में ईशरदा बांध परियोजना, यह सवाई माधोपुर जिले में, बनास नदी पर। अगला है मेजा बांध परियोजना, भीलवाड़ा में, कोठारी नदी पर। और मोरेल बांध परियोजना, यह दौसा जिले में, मोरेल नदी पर। क्लियर। ये बनास नदी से संबंधित परियोजनाएं हैं। 4 परियोजना आप लोग याद रख लें, आप इनको कंप्लीटली तरीके से याद रखें। आगे बात करते हैं अब इन जो बांध परियोजना है इनके विस्तार से देखते हैं कि क्या मैटर था इनके अंतर्गत। जरा देखिएगा, बीसलपुर बांध परियोजना, यह टोंक जिले में बनाई गई है बनास नदी पर, और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी गई है, जिससे जलापूर्ति होती है टोंक, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिले में जलापूर्ति की जाती है। इसकी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी जाती है। इससे दोनों काम होते हैं, पेयजल भी होती है और सिंचाई भी की जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट वाला बांध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है, बीसलपुर बांध। कंक्रीट वाला अगर आपसे पूछा जाए तो बीसलपुर बांध। और मिट्टी का पूछा जाए, भाई मिट्टी का बांध अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा, पांचना। कौन सा है, पांचना बांध, ये याद रखें। अब इसी से संबंधित एक अमृत क्रांति भी याद रखें। नदी जोड़ो परियोजना के तहत चंबल नदी को बीसलपुर बांध से
बीसलपुर से बनास के लिए जोड़ा गया ये अमृत क्रांति लागू की गई थी। और बीसलपुर का अतिरिक्त पानी ईश्वरदा बांध सवाई माधोपुर में छोड़ दिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में प्रश्न कि ईश्वरदा बांध में पानी कहाँ से आता है, तो वो बीसलपुर बांध टोंक से ही आता है। अब चंबल और बनास के बाद में तीसरी नदी आप लोगों के सामने आती है आयड़ नदी या बेडच नदी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके भी संगम बहुत सारी बनास नदी के साथ में होते हैं, मैंने आपको बताया था। पहला बीगोद भीलवाड़ा, दूसरा राजमहल टोंक और तीसरा रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर। तो इसका जो संगम होता है आयड़ नदी का बनास नदी के साथ में, वो बीगोद भीलवाड़ा के अंतर्गत होता है। याद रखें आप लोग। क्लियर। आयड़, बनास और बेडच ये तीन नदियां बीगोद भीलवाड़ा में संगम बनाती हैं। जरा आप लोग इस डायग्राम को गौर से देखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूज मिलेंगे आपको। एक प्रश्न कंफ्यूज करने वाला मिलेगा इस नदी से संबंधित। ज़रा आप लोग उस प्रश्न को पूरा क्लियर करिएगा अपने माइंड के अंतर्गत। देखिए, आपसे ये पूछा जाएगा भाई उदय सागर उदयपुर में है और आयड़ नदी उदय सागर में गिरने के बाद में बेडच नदी के नाम से जानी जाती है। आप लोग ये याद रखें, सबसे पहले जहाँ से ये नदी निकलती है, जहाँ से ये नदी निकलती है, कौन सी आयड़ नदी निकलती कहाँ से है? गोगुंदा की पहाड़ी से। गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। नाम इसके दो हैं, याद रख लें। गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है आयड़ नदी। और आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बेडच नदी कहाँ से निकलती है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कहेंगे बेडच नदी उदय सागर झील से निकलती है, उदयपुर से। इस तरीके से ये क्लियर कर ले अपना टॉपिक, क्योंकि आयड़ नदी जाकर के उदय सागर झील में मिलती है और वहाँ उसका नामकरण बेडच हो जाता है। इसलिए बेडच नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? उदय सागर झील, न कि गोगुंदा पहाड़ी। गोगुंदा केवल और केवल आयड़ नदी का है। क्लियर, समझ में आ गया? ये प्रश्न आप लोगों का यही क्लियर होना चाहिए इसी क्लास के अंतर्गत। चलिए, आपसे पूछा जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बेडच व उसकी सहायक नदी गंभीरी नदी। भाई गंभीरी नदी और गंभीर नदी दोनों अलग अलग हैं, याद रखें आप लोग। गंभीरी नदी और गंभीर नदी लिख देता हूँ मैं आपको। एक तो ये वाली और एक ये वाली नदी, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। तो बनास बेडच और उसकी सहायक नदी गंभीरी नदी के किनारे पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है, मेषा के पठार पर। मेषा के पठार पर। क्लियर। उसके बाद में बेडच नदी बनास में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बेडच है। बेडच है बनास में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी नदी। मैंने जिस प्रश्न की आपसे क्लियर करने की बात की थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। उदय सागर के बाद में जो भी ये नदी जाएगी आयड़ नदी, उसका आयड़ नामकरण होगा ही नहीं आगे चल के। सिर्फ और सिर्फ हम उदय सागर के बाद में जो भी बात करेंगे बंगाल की खाड़ी तक या ये मिलेगी बनास नदी में, तो सिर्फ और सिर्फ इसका नाम होगा बेडच नदी, न कि आयड़ नदी। क्लियर। तो बनास नदी में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सी है? बेडच नदी होगी। अगली है अपनी गंभीर नदी। अब देखिएगा, ये गंभीर नदी आप लोग याद रखें और गंभीरी नदी अलग है। तो मैं आपको गंभीर नदी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिससे भगवान महावीर की मूर्ति को निकाला गया था।
भगवान महावीर की मूर्ति खुदाई करके किससे निकाली गई थी? जरा याद रखें आप लोग, गंभीर नदी से निकाली गई थी। क्लियर। और यह जो नदी है इसका उद्गम स्थल आप लोग याद रखें, सपोट्रा तहसील से निकलती है, करौली जिले से। इसका संगम होता है यमुना में मैनपुरी नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश में। इसका अपवाद क्षेत्र केवल 2 जिलों में है, करौली और भरतपुर। इस गंभीर नदी के माध्यम से पांचना बांध जो है अपना करौली का पांचना बांध, इससे पानी पहुंचाया जाता है किसमें? याद रखें, बंद बारेठा। कौन सा? बंद बारेठा भरतपुर के अंतर्गत है, जिसमें इस बंद में पानी पहुंचाया जाता है, इस बांध में पानी पहुंचाया जाता है पांचने बांध से घना पक्षी विहार के पक्षियों के पीने के लिए पानी। क्लियर। तो इस गंभीर नदी का उद्गम स्थल हो गया अपना सपोट्रा तहसील करौली। इसका संगम होता है यमुना मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, अपवाद क्षेत्र करौली और भरतपुर। और इसकी सहायक नदियां आप लोग याद रखें आप पूरी तरीके से। कौन सी है इसकी सहायक नदी? पार्वती सेकंड या पार्वती नदी। क्लियर। इसकी अन्य नदियां भी हैं सहायक, कौन कौन सी है जरा ट्रिक याद रखें। सहायक नदियां वैसे तो याद होनी नहीं है, ट्रिक से याद हो सकती है। तो देखिएगा, अमा भदावरी भैंस बार खड़ी, अमा भदावरी भैंस बार खड़ी। तो ये ट्रिक है इसकी सहायक नदियों की। तो याद रखें आप लोग, 5 सहायक नदियां हैं, अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा। जो 5 नदियां हैं, ये पांचों की पांचों ही नदियां इस करौली जिले के पांचना बांध में आकर के मिलती है। और ये 5 नदियों का पानी यहाँ पर गिरने के कारण इसे पांचना बांध के नाम से जाना जाने लगा। जो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध पांचना बांध है, जिसमें 5 नदियां आकर के मिलती है। और ये पांचों ही नदियां गंभीर नदी की सहायक नदियां मानी जाती है। क्लियर रखें अपना टॉपिक। अब देखिएगा, जब अजान बांध में पानी की कमी होती है तो इसकी जलापूर्ति पांचना बांध से की जाती है। अजान बांध भरतपुर में है। ठीक है। अब नदियों से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएं तो जरा उन प्रश्नों को याद रखें। अन्य कंप्लीटली निचोड़ के साथ में पढ़ा रहा हूं, जहां से प्रश्न बनने की कोशिश की गई थी, जरा याद रखें। नंबर 1, चूरू और बीकानेर राजस्थान के एकमात्र वो 2 ऐसे जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है। ठीक है। राजस्थान के बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कोटा संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जो जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। अगर आपसे राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदियों के बारे में पूछा जाए तो ये प्रश्न याद रखें। बता रहा हूं मैं आपको, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल। केवल पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो बनास। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर। और पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूणी। और दक्षिणी राजस्थान और आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी माही नदी। ये पांचों प्रश्न आप लोग क्लियर कर लें, ये पांचों के पांचों प्रश्न। ठीक है। अगर आपसे लंबाई के क्रम के अनुसार अवरोही क्रम में पूछा जाए इन नदियों को, तो इनकी लंबाई का क्रम आप लोग याद रखें। 4 नदियों के बारे में आपको मैं बता रहा हूं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक अभी बात की है वीडियो में। तो देखिएगा, पहली है हमारी चंबल नदी जो 1051 किलोमीटर है। दूसरी है माही नदी 576 किलोमीटर लंबी है। तीसरी है बनास नदी
512 किलोमीटर लंबी है। और चौथी है लूणी नदी, 495 किलोमीटर लंबी है। इनकी लंबाई आप लोग याद रखें। अपवाह क्षेत्र के क्रम की अगर हम बात करें तो देखिएगा, इन नदियों का अवरोही क्रम याद रखें। नंबर 1, अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी कौन सी है? बनास नदी। उससे छोटी लूणी नदी, उससे छोटी अपवाह में चंबल नदी, और सबसे कम माही नदी। क्लियर? अब राजस्थान में सर्वाधिक उपवेशन निर्माण करने वाली नदियों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्रम याद रखें। सबसे ज़्यादा लूणी नदी के उपवेशन बनाए गए हैं, उससे कम बनास के, उससे कम चंबल के, और सबसे कम माही नदी के। एक क्रम याद रखें चार नदियों का। मुख्य सहायक नदियाँ किसकी कौन कितनी हैं, ये प्रश्न आप लोगों को मैंने अभी विस्तार से बताया था, तो देखिएगा, पढ़िए आप लोग। शुक्ली किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी बनास की। और सूकड़ी किसकी है? लूनी नदी की। कंफ्यूज करने वाले प्रश्न यही है यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको यहाँ से निकाला है। सूकली नदी पश्चिमी बनास की और सूकड़ी नदी लूनी की। पश्चिमी बनास अरब सागर में गिरती है और बनास नदी बंगाल की खाड़ी में। इन दोनों ही नदियों को आप लोग क्लियर कर लें, कंफ्यूज यही होता है। पश्चिमी बनास तो अरब सागर में गिरती है और बनास बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद में है शागी नदी, लूणी की सहायक नदी है, और सावी नदी एक अंतः प्रवाही नदी है। क्लियर? उसके बाद में देखिएगा, ये मोरेल नदी है, मोरेन। एक तो है मोरेन और एक है मोरेल। तो मोरेन नदी माही नदी की सहायक नदी, और मोरेल है वो बनास की। कांतली नदी का तोराबाटी क्षेत्र है, यानी कि इसको तोराबाटी नदी कहते हैं। और कांकनी को मशहूरदी नाम से जाना जाता है, जो जैसलमेर क्षेत्र में जानी जाती है। कांकनी नदी मशहूरदी, और कांतली तोराबाटी। उसके बाद में मानसी बाकल एक सुरंग है, जल सुरंग, जो साबरमती नदी पर है। और मासी है वो बनास नदी पर है। ये इसकी सहायक नदियाँ है मासी। उसके बाद में गंभीर नदी यमुना नदी में जाकर के मिलती है, और गंभीरी नदी है वो बेड़च नदी में मिलती है, ये इसकी सहायक नदी। उसके बाद में पार्वती ये चंबल की है सहायक नदी, और पार्वती नाम से अंतर कर लें आप लोग। एक तो ये वाला बे तो चंबल में, ठीक है, और ये वाला बे गंभीर में। क्लियर? उसके बाद में देखिएगा, सीप नदी चंबल में मिलती है, और सीपू और शुक्ली नदी पश्चिम बनास की शुक्ली नदी है। रूपारेल ये अलवर और भरतपुर की मोती झील कहलाती है, ठीक है। और रूपनगढ़ नदी ये अजमेर और शामर में। शामर झील से दो नदी निकलती है, रूपनगढ़ और मेंथा। बांडी नदी अजमेर और बनास, अजमेर आना सागर झील से संबंध रखती है। और बांडी नदी जो है उस पर हेमावाश बांध है, और पाली लूणी नदी से। क्लियर? उसके बाद में ये देखिए लास्ट पॉइंट, खारी नदी शेरगढ़ गांव पहाड़ी सिरोही से निकलती है, और ये लूणी अरब सागर में गिरती है। और ये खारी एक नदी है जो नागौर जिले से संबंध रखती है, सामर में गिरती है, अंतःप्रवाही नदी है। एक खारी है वो बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, बनास में मिलती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद में काली सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदियाँ है, और काली सिल नदी बनास की है। ये काली सिंध और काली सिल, इन दोनों में आप लोग कन्फर्म अंतर याद कर लें। काली सिंध चंबल नदी झालावाड़ में, और काली सिल करौली बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बंगाल की खाड़ी के बारे में गिरने वाली, या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सहायक नदियों के बारे में बात की थी, उन नदियों के बारे में बात की थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? शायद उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो
हमें प्रदान होते रहें, मिलते रहें, तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक कर दें। अपना दोस्त, भाई या कुछ भी समझ करके आप लोग एक बार लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार दोस्तों में भी इसको वायरल करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।